नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैथ्स 5 एकेडमी के चैनल पर। तो एक बिजी शेड्यूल के बाद हम फिर से वापस अपनी लेक्चर सीरीज पर आए हैं। तो हमने बीएससी सेकंड सेमेस्टर का लेक्चर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल को डिस्कस कर लिया था। उसी लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें हम डिस्कस करेंगे आज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होते हैं और उनकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने काम को। तो बात करते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, होमो प्लस जीनियस। जीनियस जो है वो लिया गया है जेनाइटी से। ठीक, तो होमो मतलब सेम और जेनाइटी मतलब पावर। एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें पावर्स सेम रहती हूँ, है ना, होमोजेनाइटी। तो इन्होंने जनरल स्ट्रक्चर हमने ले रखा है इसमें। अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy ओवर dx इज इक्वल टू fx xy का फंक्शन अपॉन g xy का फंक्शन। तो हम इसको जनरली y अपॉन x के फंक्शन में लिख सकते हैं। x की पावर समथिंग कॉमन आउट लेके हम इसमें कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो ओवरऑल जो हमारा बचता है फंक्शन वो y अपॉन x की फॉर्म में बचता है। ठीक है, इज कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर f एंड g आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री। तो यानी कि अगर x की डिग्री n है तो यानी कि वहां पर कॉम्बिनेशन जो भी होंगे एक्स वाई के वो सब सेम डिग्री के रहने चाहिए, n डिग्री के। ठीक है, टू सॉल्व, तो इसको सॉल्व कैसे करें, है ना। टू सॉल्व वी पुट आइदर y इज इक्वल टू वी एक्स और x इज इक्वल टू वी वाई। तो जैसा हमारा डिमांड होगा हम उस तरीके से यहाँ पर सॉल्यूशन को पुट कर देते हैं। देन वी कन्वर्टेड इनटू द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तब हम इसको लास्ट में जाके वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। और वेरिएबल सेपरेबल हम डिस्कस कर चुके हैं दो टाइप्स में, एक डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल और एक रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल में, है ना। तो फिर है इसमें डायरेक्ट सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे जैसे इसका जनरल फॉर्मेट है तो सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा रहता है, 2-3 पेज में आता है कम से कम। तो हमने इसका क्या करा, एक शॉर्टकट क्रिएट कर लिया है। तो हमने उसको नाम दे दिया अपना एक डायरेक्ट सॉल्यूशन। तो जनरली हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगी, लेट dy ओवर dx इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ xy इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, आल्सो लेट y इज इक्वल टू vx। हमने ऐसा y इज इक्वल टू vx ने मान लिया। तब हमने यहाँ से dy ओवर dx की वैल्यू निकाली। ठीक, v प्लस एक्स dv ओवर dx। यहां से हमने ओवरऑल dy ओवर dx की वैल्यू को ले आके इसमें वापस अपना रख दिया, वापस रख दिया और इसको सिंप्लीफाई करा। सिंप्लीफाई करने के बाद देखा हमने, जब ये जो x कॉमा वाई वी एक्स है इसको आप सॉल्व आउट करोगे तो ये ओवरऑल v का फंक्शन बचेगा। ठीक, सॉल्व होने के बाद आप क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे तो तब जाके आपको ये एनालिसिस होगा कि ये जो x बी एक्स है वो कन्वर्ट हो गया डायरेक्ट इसमें 1 कॉमा बी में। तो ये सॉल्व करके ही पता चलेगा कि 1 कॉमा बी में कैसे हुआ। ठीक है, ऑब्जर्वेशन है। तो हमने इसको सॉल्व किया तभी पता चली, है ना। इस वाले बी को हम इधर ले आए तो ये टोटल फंक्शन ऑफ बी हो गया, टोटल फंक्शन ऑफ बी। और ये टोटल फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स। तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, अपना वेरिएबल सेपरेबल लगा दिए। वेरिएबल सेपरेबल लगाने पर ये कन्वर्ट हो गया इसमें, तो ये रिड्यूस हो गई। इसी को हमने नाम दिया है डायरेक्ट सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, क्वेश्चन करेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। एकदम सिंपलेस्ट दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो दोनों की डिग्री कैसी है, 2। यहां पर देख लो x इंटू वाई, एक डिग्री x की एक डिग्री y की, दोनों मिलके कितनी हो जाएंगी, 2। तो ओवरऑल x और y की जो डिग्री है हमारी वो कितनी है, 2 है। तो ये होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो होमोजीनियस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रहना चाहिए कि वो dy ओवर dx इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ xy होना चाहिए। ये उसकी सबसे पहली डिमांड रहती है। तब आप देख रहे हैं कि जो एक्स वाई की डिग्री है वही ओवरऑल सबकी डिग्री है। आप यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए ऊपर से और नीचे से। तो ओवरऑल जैसे ही आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां से तो बचेगा वाई अपॉन एक्स और यहां से बचेगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं ये ओवरऑल वाई अपॉन एक्स का फंक्शन है। वही चीज हमने लिखी थी एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एफ एक्स कॉमा वाई अपॉन जी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एच वाई अपॉन एक्स। तो ये वही है सम फंक्शन ऑफ एच वाई अपॉन एक्स, है ना।
तो y इजिकल टू हमने bx सेलेक्ट कर लिया, जैसे हमने बताया था कि भाई या तो आप y इजिकल टू vx सेलेक्ट करेंगे या x इजिकल टू vy। तो हमने y इजिकल टू यहाँ पर bx ले लिया, इसको सॉल्व कर दिया। अभी तो हम पूरा सॉल्व कर रहे हैं ना। सॉल्व करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करा, देखो सिंप्लीफाई होने के बाद ये x bx का फंक्शन है जो सॉल्व होने के बाद किस में रह गया, टोटली कन्वर्ट इन v रह गया। ठीक है, सॉल्व करा इसको, सॉल्व करने के बाद वेरिएबल सेपरेबल लगा दिया हमने, वेरिएबल सेपरेबल करने के बाद इसका इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद हमारा ये b में आंसर निकल कर आएगा, और बाद में जाके आप b की वैल्यू y अपॉन x यहाँ से पुट कर दीजिए, और वो जो निकल कर आएगा हमारा फाइनल आंसर निकल कर आएगा। इस तरीके से हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखी है, तो अब मैंने यहाँ पर y इजिकल टू बी एक्स सेलेक्ट नहीं करा है, डायरेक्ट सोल्यूशन लगाया है ऑन कंसीडरिंग द y इजिकल टू वी एक्स। ठीक, y इजिकल टू वी एक्स हम डायरेक्ट सोल्यूशन लगाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा dv अपॉन v इंटू, तो यही है हमारा ये जो ओवरऑल है। आप पहले x से डिवाइड कर दीजिए, x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से x हट जाएगा, तो यहाँ x आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो बना है, यहाँ पे y इजिकल टू हम v और x इजिकल टू 1 लगा देते हैं। सही है, तो वही मैंने इसमें करा, y इजिकल टू v और x इजिकल टू 1 लगा दिया f ऑफ x कॉमा y में, तो उसको 1 कॉमा b में कन्वर्ट किया है और सॉल्व कर दिया। तो अब ये सॉल्व होने के बाद इतना गया, तो ये आ गया dv अपॉन v ln b, ln b को t मान लेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद इंटीग्रेशन कर दिया है, और ये जो आया है हमारा वो फाइनल आंसर निकल कर। क्लियर है कैसे हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे? बाकी एप्लीकेशंस रहती हैं, कुछ कुछ टिपिकल भी रहती हैं, कुछ सिंपल भी रहती है। करने का प्रोसेस सबका हमारा ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x dy ओवर dx इज इक्वल टू y माइनस x tan y अपॉन x। तो हमने इसको ओवरऑल सब y अपॉन x में कन्वर्ट कर लिया। dy ओवर dx इज इक्वल टू समथिंग लिखा पहले, फिर लेट कर लिया है y बराबर bx रख कर इसमें सॉल्व कर दिया है हमने। सॉल्व करने के बाद इसका इंटीग्रेशन कर दिया है। इंटीग्रेशन करने के बाद ये ठीक फ्रॉम 1 से दूसरा तरीका हमने यहाँ पे एक और दिया है। ठीक, ये भी आंसर है इसका और ये भी आंसर है इसका, दो आंसर हमने इसको सॉल्व करके दिए। तो जो दूसरा सोल्यूशन निकाला है वो बुक वाला सोल्यूशन है, पहला सोल्यूशन हमारा अपना सोल्यूशन है। ठीक, तो दूसरे सोल्यूशन के लिए बस हमने थोड़ा सा बस इन दोनों को आपस में सिंप्लीफाई कर दिया और कुछ नहीं किया है। ठीक है, इस तरीके से हमने ये जो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रखी है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और दे रखा है। तो ये x साइन y अपॉन एक्स डी वाई, और ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसको। तो सबसे पहले हमने dy ओवर dx निकाला है। dy ओवर dx निकालने के बाद हमने क्लेम कर दिया कि भाई ये हमारी जो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो y बराबर px हमने सोल्यूशन लेट कर लिया और इसका डायरेक्ट सोल्यूशन हमने यहाँ पर लगा दिया। ये डायरेक्ट सोल्यूशन से मैंने लिखा है। ठीक है, डायरेक्ट सोल्यूशन को सॉल्व करने के बाद सिंप्लीफाई कर दिया और इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन के बाद जो आया वो हमारा आंसर आया है। क्लियर है, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला जो टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस। तो यानी कि इसकी नीड क्यों पड़ी है, जो चीजें होमोजेनियस से सॉल्व नहीं हो रही होंगी उसके लिए रिड्यूसिबल लगाया होगा। तो इसमें क्या स्पेशल करेक्टर है वो देखते हैं। तो जैसे मान लो इसमें क्या है, हमारे पास कोई पुरानी एक्सिस थी, तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ये हमारा ओरिजिन है। तो इस प्लेन पर हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस कन्वर्ट नहीं हो रही होगी। तो जब तो कोई दिक्कत रह रही होगी तो हमने क्या करा, उसका ओरिजिन शिफ्ट कर दिया और ओरिजिन उठाकर एच कोमा के पर हम ले गए यहां से, तो ये नया ओरिजिन हो गया। और डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी ये थी किसी पॉइंट पर। ठीक, तो अब उसके नए पॉइंट क्या हो गए, पी डैश हो गए, न्यू पॉइंट। तो नए पॉइंट में और पुराने पॉइंट में क्या रिलेशन है, तो नए पॉइंट और पुराने पॉइंट में ये रिलेशन है कि स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स
प्लस एच डिफरेंस, ये वाला डिफरेंस, ठीक, और y इज इक्वल टू स्मॉल y इज इक्वल टू के प्लस कैपिटल Y। तो ये हमारे रिलेशन है पुरानी एक्सिस और नई एक्सिस के बीच में, ठीक है। हम इन्हीं का यूज करेंगे ज्यादातर, सही है। तो केस 1 है इसमें, द जनरल फॉर्म ऑफ द रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस की क्या है, ये इस टाइप की है, यानी कि यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस होंगी जो इंटरसेप्ट करती होंगी आपस में विदाउट ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन पे इनका इंटरसेप्ट नहीं होगा। तो हम इस तरीके से इसको सेटल करेंगे कि ये ओरिजिन नए ओरिजिन पे जाके इंटरसेप्ट हो जाए, है ना। तो हमने नए ओरिजिन को कन्वर्ट करने के लिए स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के रिलेशन को यूज कर लिया और यहाँ से dx और dy की वैल्यू निकाल के इनको सिंप्लीफाई कर दिया। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है होमोजीनियस में, तो होमोजीनियस बनाने के लिए इसको जीरो बनना पड़ेगा और इसको जीरो बनना पड़ेगा, क्योंकि होमोजीनियस बनेगी तो वेरिएबल सेपरेबल लगेगा, है ना। सबसे पहले इसको हम होमोजीनियस में कन्वर्ट कर लेते हैं। होमोजीनियस कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको दोनों को जीरो के बराबर रख दिया, लेकिन हमें ऐसे h और k लेने जिनके लिए जीरो बनता हो, है ना। तो यानी कि चूज सच h एंड k फॉर दैट दिस बिकम जीरो, देन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, अब क्योंकि ये तो जीरो बन चुका है तो अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, अपने आप में एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। और होमोजीनियस को हमें सॉल्व करना आता है ना। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं। ये क्वेश्चन है, सबसे पहले dy ओवर dx को हमने रख दिया, ठीक, स्मॉल x और स्मॉल y के रिलेशन को यूज कर लिया विद कैपिटल x एंड कैपिटल y, यहाँ पर इनकी वैल्यू रख दी। तो अब हमने कहा था कि भाई इनको इस तरीके से कंसीडर करना है कि ये जो हो उनका जीरो बन जाए, है ना। तो इनको जीरो के बराबर रख दिया, यहाँ से सोल्व करके h और k की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, h और k की वैल्यू निकालने के बाद आप इन वैल्यू को इसमें ले आकर रख दीजिए, इसको जीरो ही बना देंगे, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी इसमें। नाउ दिस बिकम आवर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट सोल्यूशन लगा के अपना इसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। तो डायरेक्ट सोल्यूशन का यूज करके, तो वहां पर हम स्मॉल y इज इक्वल टू स्मॉल वी एक्स यूज करते थे, यहाँ पे कैपिटल y इज इक्वल टू कैपिटल बी एक्स यूज कर लेंगे। ठीक, इतना फर्क है बस, और कुछ चेंज हमने यहाँ पर नहीं किया है। ठीक है, डायरेक्ट सोल्यूशन लगा के हमने इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन निकल कर आएगी फाइनली, वो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और वी में निकल कर आएगी। फिर आप उसमें जाके लास्ट में कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू वापस दे दीजिए और जो निकल कर आएगा वो हमारा ओवरऑल फाइनल आंसर है। ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, ठीक है बहुत सरल लेकिन थोड़ा सा लेंथी है। ठीक, तो इस तरीके से हम रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस को सॉल्व करते हैं। क्लियर एकदम, देख लीजिए। तो अब ये आ गया इसमें रूल्स टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सबसे पहली बात तो ये कि भाई इनकी जरूरत क्यों पड़ी, है ना। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो ना तो वेरिएबल सेपरेबल हो रही हो, ना रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल हो, ना ही होमोजीनियस बन रही हो, ना ही रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस बन रही हो। और सबसे पहले हमने शुरुआत करी थी अपनी किससे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से, है ना, जो एग्जैक्ट बनने में भी नहीं आ रही होंगी। तब क्या करें, है ना, सबसे पहले शुरुआत तो हमने एग्जैक्ट से करी थी अपनी। तब इसके लिए हमने मेथड जो रखा है उसका नाम दिया है हाउ टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होते क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब किसी को देखकर उत्प्रेरित हो जाना, है ना। यानी कि हम या हमें कोई कोई चीज मोटिवेट कर देता है तो हम क्या हो जाते हैं, इंटीग्रेट हो जाते हैं, है ना। इंटीग्रेट मतलब हम कुछ करना शुरू कर देते हैं। ठीक, तो ऐसे ही फंक्शंस का काम है इंटीग्रेटिंग का। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही होगी तो हमने एक फंक्शन उठाया और उसको दे दिया कि भाई तुम ये लो और अपने साथ इनको रखो और मिलकर सॉल्व हो जाओ। तो वही काम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। तो ये कुछ 4-5 टाइप के होते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहला टाइप ये है, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म में है, लेकिन अपने आप में कैसी फॉर्म में, वो एक होमोजीनियस फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए वो। तब होमोजीनियस तो होगी, तब ये जो है उसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का काम कर रहा होगा।
1/mx प्लस एन वाई, इनके प्रूफ होते हैं, इनके प्रूफ की हमें जरूरत नहीं है फिलहाल। ठीक, अगर किसी को चाहिए तो आप पर्सनली पूछ सकते हैं मैसेज करके। दूसरा है, अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड एग्जैक्ट नहीं है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो निकालना ही है ना। तो तब हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट के लिए क्या चेक करते हैं, डेल एम ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स टू चेकिंग एग्जैक्टनेस। तो अब ये इक्वल टू आएगा ही नहीं, तो इनमें कोई छोटा कोई बड़ा होगा। तो हमने क्या करा, डेल एम ओवर डेल वाई और डेल एन ओवर डेल एक्स का डिफरेंस निकाल दिया। ठीक, अब डिफरेंस कुछ ना कुछ तो निकल कर आएगा, या तो एक्स का फंक्शन होगा, या वाई का फंक्शन होगा, या एक्स वाई का फंक्शन होगा, या कांस्टेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। और फिर हमने क्या करा, उसमें 1/n से डिवाइड लगा कर देगा अपनी तरफ से। ठीक, और डिवाइड लगाने के बाद वो एफ एक्स या कांस्टेंट फंक्शन हो जाए एकदम, या तो वो एफ एक्स मतलब सम फंक्शन ऑफ एक्स बने, या कांस्टेंट बन जाए। तब उस केस में ई टू दी पावर जो एफ एक्स आया है आपका, एफ एक्स या कांस्टेंट जो भी है, उसको ई टू दी पावर में लेके आप एक्स के रेस्पेक्ट इंटीग्रल कर दीजिए। तो वो जो इंटीग्रल आएगा सॉल्व होके ओवरऑल ई टू दी पावर में, वही हमारे लिए किसका काम करेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का काम करेगा। क्लियर है। ऐसे ही जब आप m से डिवाइड करेंगे, m से, तो वो फंक्शन ऑफ y आना चाहिए या कांस्टेंट आना चाहिए, है ना। तो उस केस में हमने नाम दिया है सम फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट। तब e टू द पावर माइनस ऑफ इंटीग्रल दैट फंक्शन इज बिकम द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्लियर है। तो ये हमारे तीन तरीके हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के, और भी होते हैं, वो हमने डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट किसका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। एकदम बहुत सरल है, आप कहेंगे कि इससे सरल तो कुछ हो ही नहीं सकता। हमने इसको सॉल्व करने के लिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो ओवरऑल पूरा चैप्टर इनडायरेक्टली एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर ही है। अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 वेयर p and q are the functions of x। ठीक, ऑन द रीराइट हमने इसी को रीराइट करके लिखा है, इस पी वाई को, सॉरी हाँ पी वाई को क्यू के पास ले गए, तो क्यू माइनस पी वाई, और इसको वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट कर दिया। सही है, वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करके इसको डी वाई को भी उधर ले आए, इज इक्वल टू 0 बना दिया। तो अब हम इसको ट्रीट कर रहे हैं किस तरीके से, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से, है ना। तो अब ये तो हो गया m, ये हो गया 1, -1 जो है वो n का काम करेगा। तो हम चेक करेंगे क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। तो ये दोनों आ गए, डेल एम ओवर डेल वाई निकाला और डेल एन ओवर डेल एक्स निकाला। अगर p आइडेंटिकली 0 बनता है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी, है ना। तो दो केस बनते हैं, अगर p आइडेंटिकली 0 है तो डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसेस टू वेरिएबल सेपरेबल, तो उसको तो सॉल्व करना आता ही है, तो उसमें तो कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। तब हमने माना कि भाई p जो है हमारा वो नॉन जीरो है, नॉन जीरो है तो वो कैसी हो जाएगी हमारी, एकदम नॉन एग्जैक्ट। नॉन एग्जैक्ट लेने के बाद डेल एम ओवर डेल वाई और डेल एन ओवर डेल एक्स का डिफरेंस निकाल लेंगे, वो सम फंक्शन ऑफ माइनस पी एक्स आया, तो है ना, देयरफॉर माइनस पी एक्स आया। हाँ, ठीक है, डेल एम ओवर डेल वाई डेल एन ओवर डेल एक्स, ठीक है। तो 1/n से करने के बाद तो ये कितना बचा, ओवरऑल पी एक्स बच गया। ठीक, ओवरऑल पी एक्स बचा। तो अब सम फंक्शन ऑफ एक्स ही तो है डायरेक्ट, तो e टू दी पावर पी एक्स इसका क्या, किसके लिए काम करेगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर काम करेगा, एज अ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जब एज अ इंटीग्रेटिंग फैक्टर काम करेगा तो आपके पास क्या मिल गया, एकदम इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तो हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो मैंने क्या कहा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर की डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करने के बाद नाउ दिस बिकम द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सही है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करा, तो मैंने देखा ये टोटल डेरिवेटिव है विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ y इंटू ई टू दी पावर इंटीग्रल पीडीएक्स। सही है, पीडीएक्स का इंटीग्रल है, तो दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आया, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू
इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी। क्लियर है? तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला है। इज दिस क्लियर? आगे बढ़ते हैं, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस देखते हैं। एप्लीकेशंस के बहुत अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस रहते हैं और ये सबसे अच्छी डिफरेंशियल इक्वेशन मानी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसके आईआईटी जैम हुआ आपका, तो उसमें सबसे ज्यादा पूछी जाती है। इसके बहुत सारे पार्ट्स भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ लेता है कभी कभी, कभी कभी सॉल्यूशन पूछ लेता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसी को कंबाइन करके मैक्सिमम मिनिमम भी पूछ सकता है वो, ठीक है। इसी को, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करा के लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंसिबिलिटी पूछ सकता है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, एक्स वाई जेड, है ना। इसका सॉल्व करा के रीमान इंटीग्रेशन पूछ सकता है उस फंक्शन का, कुछ भी हो सकता है ना। यानी कि ये अपने आप में बहुत ही एकदम इंपॉर्टेंट टाइप है ना। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखी है, तो सबसे पहले हमने इसको dy ओवर dx सम फंक्शन ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। तो यहां से कंपेयर करने के बाद हमें पता चला कि p का काम जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, 1/x इंटू लॉग एक्स। तो अब हमने देखा कि भाई अगर वापस आए फॉर्मेट पे अपने, ये हमारा जर्नल फॉर्म था, सही है। इस वाले जर्नल फॉर्म में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बना है, जो पी एक्स से वही e टू दी पावर में जाके इंटीग्रेटिंग का फैक्टर का काम कर रहा है। तो अब हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अब हमें पता चल गया कि भाई पी एक्स ही हमारा e टू दी पावर में जाके इंटीग्रेटिंग फैक्टर का काम करेगा। तो e टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ पी एक्स dx इज बिकमिंग आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, log x सॉल्व कराएगा, तो log x क्या करेगा, इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का काम करेगा। क्लियर? अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू एक्स प्लस सी। आप इसमें ले आकर रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। क्लियर है? सॉल्व होने के बाद जो आएगा वो हमारा आंसर है। इज दिस क्लियर? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर से अच्छा है। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। अब तक हम dy ओवर dx में सॉल्व कर रहे थे, अब इस बार रेस्पेक्ट बदल जाएंगे, x को y और y को x में कन्वर्ट करा है। तो इस बार इंटीग्रेटिंग डिफरेंशियल इक्वेशन dx ओवर dy में कन्वर्ट करके हमने बनाई है, ठीक। तो dx ओवर dy इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ पर dx माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस वन। तो ये हमारे लिए q का काम करेगा, माइनस वन हमारे लिए p का काम करेगा, ठीक। तो अब वहां पे पी एक्स क्यू एक्स ना बोल के क्या बोलेंगे, पी वाई और क्यू वाई। क्या फर्क है, सही है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर माइनस पी डी वाई, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल आया, बाकी का सॉल्यूशन निकाल दिया इसको सॉल्व करके, सही है। तो वहां पर लिखते थे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे लिखेंगे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। बस x को y और y को x में कन्वर्ट किया है और हमने कुछ नहीं किया एक्स्ट्रा। क्लियर है? सॉल्व होकर ये आंसर आ जाएगा हमारा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर से dx ओवर dy में निकाल के हमने इसको सॉल्व किया है। तो यानी कि जर्नली जो बुक्स में मिलेगा आपको dy ओवर dx के क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन ये जो कुछ क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं, एक दो क्वेश्चन, ये dx ओवर dy में ही सॉल्व होते हैं। क्लियर है? तो इनको हमने ले आकर सॉल्व कर दिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज करके इसका इंटीग्रेशन हमने सॉल्व कर दिया है। बाकी कोई इतना बड़ा हेक्टिक काम नहीं है, 12th क्लास का सिंपल इंटीग्रेशन है, हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। सही है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, और कुछ नहीं है इतना ज्यादा, है ना। dy ओवर dx प्लस वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर बस एक क्या दे दिया है, इनिशियल वैल्यू कंडीशन दे दिया, और कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है। तो p इज इक्वल टू कॉट एक्स दे रखा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देंगे, साइन एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और सॉल्व कर दिया। इसको सॉल्व होने के बाद जो इंटीग्रल आया है वो हमारा सॉल्व होके इतना आएगा निकल के। फिर हमें दे रखा है x बराबर 0 पर y की वैल्यू 0 है, इसको सॉल्व करके c की पर्टिकुलर वैल्यू निकाल दिए, एक पर्टिकुलर वैल्यू, फिर वापस आप सोल्यूशन में दे दीजिए, जो आएगा वो हमारा आंसर। क्लियर? क्लियर है ना?
आगे बढ़ जाए। फिर है बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन स्पेशल टाइप्स ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, अगर आप यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो आप कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, वापस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में। ओके, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर बाई की पावर n से डिवाइड कर देते हैं, तो जो 1/, बाई की पावर n-1 है, इसको आप t मान लीजिए, तो ये डेरिवेटिव यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा और सॉल्व कर दीजिए। तब लास्ट में आके दिस बिकम द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको हमें सॉल्व करना है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? बस इसका क्वेश्चन कर दिया हमने, x dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग x। तो बर्नौली की एकदम साफ पहचान है कि भाई आप पहले तो वाई स्क्वायर देख लो, x के साथ y की पावर n होगी, फंक्शन ऑफ x के साथ, सीधा सीधा दिख रहा है। ठीक, यहाँ पर आप बाई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, 1/बाई को t मानिए, माइनस का वाई 1/बाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, डी टी ओवर डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पूरी लीनियर फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगी। लीनियर फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो गई, यहाँ पर आकर टी और एक्स में जाके आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद सॉल्यूशन निकाल दीजिए, ये सॉल्यूशन आ गया। सही है, और लास्ट में आकर सॉल्यूशन लिखने के बाद सबकी वैल्यू वापस दे दीजिए, और जो आएगा फाइनली वो अपना आंसर। क्लियर और नोट, बताइए, आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो इसी के साथ तो ये वाला टॉपिक खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो पहला जो टॉपिक है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर से उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, इसमें एक टाइप और लगी है अभी, कॉशी ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको डिस्कस करना रह गया है अभी। ठीक है, ये लोड ले रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। आ डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल फॉर्म ऑफ दिस गिवन बाय इक्वेशन नंबर 1। ठीक, विद ए एन जो है हमने नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ nth डेरिवेटिव इज नॉन जीरो ले रखा है। x का जो डोमेन है वो किसी क्लोज इंटरवल से आ रहा है, इज कॉल्ड द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर ऑल ए आई आर द फंक्शंस, और x और कांस्टेंट भी हो सकते हैं। सही है, हो सकते हैं, फंक्शन ऑफ x भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक, अगर यहाँ पर इक्वेशन 1 में fx की वैल्यू 0 हो जाए, देन सच अ थिंग आर नोन एज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, अभी हम ऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं, बस हमने बताया है कि होमोजीनियस क्या है और होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। सही है, हमने मान लिया कि F1 F2 आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, होमोजीनियस के हमने सॉल्यूशन माने हैं। तब हम क्लेम कर रहे हैं कि इनका F1 और F2 का कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन जो होगा वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा, हम इस बात को क्लेम करेंगे, है ना। सिंस F1 और F2 आर सॉल्यूशन, तो y की जगह ले जाने पर इसको सेटिस्फाई करते होंगे, है ना। तो यहाँ पर F1 और F2 लगा के हमने इसको सेटिस्फाई करा लिया। देन वी आर द क्लेमिंग दैट C1 F1 any linear combination of F1 and F2 are the also solution of equation number 2। क्लियर, तो कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन है तो बाई की जगह हम क्या लगा देंगे, C1 F1 प्लस C2 F2, और डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉपर्टी से इनको अलग अलग सोल्व कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो यानी कि 10 वी आर सेइंग दैट कि C1 F1 प्लस C2 F2 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2। तो इसी को हम क्या कर देंगे, जनरलाइज कर देंगे। जनरलाइज, अगर F1 F2 Fn आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, देन
एनी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दैट वन इज ऑल्सो द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर। ठीक, ये तो बात रही किसके ऊपर, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, ठीक है ना। अब इसमें बात आती है किसकी, रॉन्स्कियन की। रॉन्स्कियन क्या है, अगर F1 F2 F3 Fn आर द फंडामेंटल सेट, फंडामेंटल सेट्स, ठीक, यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो, अलग अलग सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन, एंड ऑल्सो दे आर n-1 टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस, मतलब उनका n-1 टाइम्स तक डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता होगा। देन a matrix, a determinant of the form f1 f2 f3 से लेके fn, then the derivative of f1 f2, first derivative of f1 f2 fn, second derivative of f1 f2 fn, n minus 1 times the derivative of f1 f2 fn. The determinant value of that one is called the Wronskian of f1 f2 fn. It is denoted by the Wronskian of, yes, simply w से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं, w of x है ना, क्योंकि x के फंक्शन निकल कर आएंगे, कांस्टेंट भी आ सकता है, नॉन कांस्टेंट भी आ सकता है ना। सही है, ये कह रहा फाइंड द रॉन्स्कियन, तो हमने इसका रॉन्स्कियन निकाल के दिखा दिया -1। तो बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जैसे आपने इसको f1 इसको f2 बोल दिया, तो डेरिवेटिव उनके नीचे ही लिखने हैं, क्रम नहीं चेंज करना है फिर, है ना। जैसे यहाँ पर ये f1 और f2 माना है, यहाँ पर इस वाले के लिए ये f1 और ये f2 माना है नीचे वाले के लिए, तो रॉन्स्कियन में बी चेंज बाय द नेगेटिव साइन, ठीक है, सही है ना। इसमें इतना ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं रहेगी कि किसको F1 माने किसको F2, जिसको आपको मानना है आप उसी को मानिए और उसी के साथ पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना फिर, ठीक है। जैसे एबल टेस्ट है, एबल टेस्ट में यूज होता है रॉन्स्कियन का, ठीक है, तो वहां पर आप बस ध्यान रखें इस चीज का, है ना, रॉन्स्कियन ऑफ दिस। तो मैंने इसको F1 इसको F2 माना है, इसको F1 इसको F2 माना है, तो इसका रॉन्स्कियन तो ये आगे निकल के और इसका रॉन्स्कियन ये आगे निकल के, ठीक है। तो रॉन्स्कियन काम कैसे कर रहा है, क्लियर, लीनियर इंडिपेंडेंस, ठीक। तो अब हम क्लेम कर रहे हैं, वैसे तो ये लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वैसे तो वो रॉन्स्कियन के ऊपर है, तो रॉन्स्कियन के ही बिहाफ पर हम इसको चेक करते हैं, लीनियर अलजेब्रा वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम नहीं लगाते हैं। F1 F2 Fn are the function, then they are said to be linearly independent if ये कॉम्बिनेशन तो जीरो implies C1 और स्केलर्स आर जीरो, तो ये डेफिनेशन है हमारी लीनियर अलजेब्रा वाली, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर दे आर F1 F2 Fn are linearly independent if the Wronskian of that is non-zero for the all values of x from the domain, डोमेन की हर वैल्यू पर रॉन्स्कियन नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक। अगर एक भी पॉइंट पे जीरो हो गया, सही है, जैसे मान लो रॉन्स्कियन निकल कर आया साइन एक्स, ठीक, और आपने डोमेन ले लिया जीरो से पाई, तो ये तो जीरो पे भी जीरो, सही है, और पाई पे भी जीरो, तो रॉन्स्कियन जीरो हो गया, तो यानी कि हम सॉल्यूशन को कहेंगे कि भाई जो भी F1 F2 हैं वो LD हैं, और आपने डोमेन दे दिया कि भाई आप चलो π/3 से π/2 तक है, सही है। तो साइन एक्स का ग्राफ देख लो आप, ये साइन एक्स का ग्राफ है इस तरीके से, ये π/2 है, यहाँ पे π/3 है, सही है। तो इतने डोमेन पर तो साइन फंक्शन कभी जीरो होता ही नहीं है, तो यानी कि उस केस में सॉल्यूशन रॉन्स्कियन कैसा रहेगा, नॉन जीरो, तो F1 F2 Fn सब आपस में क्या रहेंगे, हमारे LI रहेंगे। इतना चेक करना है बस हमें, है ना, डोमेन से कैसे चेक करना है, लीनियरली डिपेंडेंस F1 F2 आर LD, सही है। तो ये तो हो गई हमारी लीनियर अलजेब्रा वाली डेफिनेशन, और ये क्या हो गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन वाली डेफिनेशन। तो रॉन्स्कियन कम से कम एक पॉइंट पर डोमेन के जीरो हो जाना चाहिए, आइडेंटिकली जीरो है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर कम से कम डोमेन के एक पॉइंट पे भी जीरो हो गया तो हम उनको क्या कहना शुरू कर देंगे, LD, ठीक, सही है। चेक द इंडिपेंडेंस ऑफ द फॉलोइंग्स, तो जैसे ये है, अब यहाँ पर हमने रॉन्स्कियन से तो नहीं निकाला है,
बस लीनियर अलजेब्रा वाली डेफिनेशन से कर दिया है ना। तो हमने C1 C2 और C3 की वैल्यू रख के इसको 0 दिखा दिया। तो हमारे पास एक नॉन जीरो सोल्यूशन मिल गया जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर दे आर एलडी। रॉन्स्कियन से कैसे करेंगे आप देख लीजिए। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स वन, इसका कितना आ जाएगा डेरिवेटिव, साइन 2x, है ना। इसका कितना आ जाएगा माइनस का साइन 2x और इसका 0, फिर माइनस 2 cos 2x, सही है, माइनस का 2 cos 2x और 0। यहाँ से साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन निकाल लेना, ठीक, दो रो एक जैसी हो जाएंगे, डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उससे भी ये रॉन्स्कियन से हो गया। ऐसे इसके ऊपर चेक कराएं रॉन्स्कियन से, ठीक है। तो जैसा आपका मन करे आप वैसे चेक कर सकते हैं, क्लियर है। अगला जो टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ठीक। तो ये टॉपिक जो अभी बताया था वो बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक।